जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारी तीसरी क्लास रहेगी इसका आज का जो टॉपिक है भारत में व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देश के व्यक्तिगत अधिकार या उसके संरक्षण किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार का विद्यमान तत्व हैं। भारत में व्यक्तिगत अधिकार दो प्रकार के हैं। जैसे एक पब्लिसिटी का अधिकार यानी राइट टू पब्लिसिटी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी व्यक्ति की छवि या अन्य विशेषताओं को बिना अनुमति या संवैधानिक मुआवजा व्यवसायिक दुरुपयोग होने से बचाने से अधिकार से संबंधित है। जैसे किसी व्यक्ति की जैसे छवि या किसी भी अन्य अनुमति नहीं दी गई तो दुरुपयोग माना जाएगा। जैसे कि एक अधिनियम इसी के लाया गया था पब्लिसिटी का अधिकार में, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957। उसके बाद हम देखते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी दो प्रकार के जो होते हैं, राइट टू प्राइवेसी। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार के बिना अनुमति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का अधिकार है। बिना उसकी अनुमति से ना करने का अधिकार, उसे उसकी व्यक्तिगत अधिकार जो होता है। निजता का जो अधिकार मोटे तौर पर जो आर्टिकल जो है 21 में दिया गया है और न्यायमूर्ति एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले के तहत सुनाया गया शासित होता है। उसके बाद मरणोपरांत अधिकार, यहाँ पे कुछ देखते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताया गया, इसमें बताया गया मरणोपरांत व्यक्तिगत अधिकार यानी प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम 1950 में या कानून अधिनियम की सूचित गणमान्य व्यक्तियों के प्रतीकों और नाम पर रोक लगा सकता है। यानी भारतीय दंड संहिता IPC, यदि कोई व्यक्ति मृतक या उसके परिवार के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री कौशल करता है तो यह भारतीय दंड संहिता मानहानि का मुकदमा दायर होगा। जैसे कोई मृतक व्यक्ति है, उसके बारे में उसके परिवार के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी दर्ज करता है तो यह जो मामला सीधे IPC धारा के तहत जाएगा, मानहानि का। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जो व्यक्तिगत अधिकार को संबंधित प्रयास हैं, इसमें जो अनुच्छेद 21 में क्या क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 301 संपत्ति का जो अधिकार है प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित निर्णय, दीपा जयकुमार बनाम L विजयवाद 2019 में नया मामला आया है। इसमें कहा गया है, मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसके व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसमें जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था, इस मामले में जो जैसे व्यक्तिगत अधिकार जो है उसकी जब मृत्यु हो जाएगी वो समाप्त हो जाएंगे और इसके अलावा उसके व्यक्तिगत अधिकार उसके कानूनी प्रतिधारियों विरासत में नहीं शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो आया है 2021 में पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हाल ही में जो पूछे गए आर्टिकल आ सकते हैं। जैसे कि साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाद्य 2021 में आया है। ये भी इसमें जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से निजी छवि उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी निजी कार्य करता है और उसकी जो दूसरे लोग छवि करते हैं तो ये गैर कानूनी कार्य होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुर्खियों में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है, जैसे कि अनुसूची जो 8वीं है उसके में जो कहा गया है, ओडिशा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कई भाषा शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि इसमें जो अपनी जो भाषाएं हैं वर्तमान में अभी 22 भाषाएं, अब मूल में अगर कही जाती हैं तो ये 14 भाषाएं लिखित में हो जाएंगी। और सिंधी भाषा को 1967 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को
1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था। और साथ ही 2003 में संथाली डोगरी भाषाओं को, मैथिली भी है, बोडो डोगरी, संथाली डोगरी, मैथिली, बोडो डोगरी, इन भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नौवीं जो अनुसूची, इसमें प्रथम संविधान संशोधन जो है, यहाँ पे देखते हैं कि जो इसमें जो कहा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन शामिल है 1991। इसमें अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची में। उसके 9वीं अनुसूची में शामिल है केंद्र और राज्य के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने RI कोहेलो बनाम तमिलनाडु 2007 में मामले को फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 में बाद अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन की जा सकती है। उसके बाद जो ये देख सकते हैं, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो उसके बाद देखते हैं किसी भाषा को संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल करने से प्राप्त होने वाला, जैसे कि कोई भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है तो उसका लाभ क्या है। तो जहाँ पे देखते हैं भाषा के विकास के सहयोग सरकार के सहयोग प्राप्त होते हैं। उसके बाद साहित्य अकादमी से मान्यता मिल जाती है। साथ ही भाषाओं को व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है। उसके बाद राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे संसद की जो भाषा है या राज्य विधानमंडल, उसमें जो भाषा यूज की जाती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है अगर उस भाषा को मंजूरी मिली हुई है। और अखिल भारतीय परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। RBI द्वारा नोटों पर अंकित भाषाओं को शामिल किया जा सकता है। जैसे RBI पे नोट पे आप देखते हैं कि जैसे कि भाषाएं जो दी गई हैं उसमें, तो वो भी अंकित की जा सकती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि चुप रहने का अधिकार, यानी राइट टू साइलेंट। यहाँ पे जो क्या जैसे यहाँ पे जो कहा गया है राइट टू चुप रहने का अधिकार, यहाँ पे जो कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी अपराधियों को चुप रहने का अधिकार और जांच करने, उन्हें बोलने, अपराध चुपका से संबंधित मंजूरी नहीं दे सकते। चुप रहने का अधिकार जो होता है आर्टिकल 20 के 3 में दिया गया, 20 के 3 में दिया गया। इस अनुच्छेद के जो अनुसार है जो अपने खिलाफ साक्षी बनने से मजबूर नहीं किया जाता, हालांकि केवल आपराधिक कार्रवाई तक सीमित है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 पूछताछ की जा रही हो और यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, तो यह कर व्यक्ति अपने अपराध अभियुक्त होता है और वकील रखने का अधिकार नहीं होता है। इसके हम आगे यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है और वो कर लेते हैं। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में, इसके बारे में क्या कहती है, अधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के आयोग के रूप में माना जाता है। इसके देश में भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित अलग मुद्दों पर रेखांकन करने के लिए दिया गया है। जैसे भाषा के आधार पर जो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश। वो भी कब हुआ था, 1952 में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आयोग की जो रिपोर्ट है 2007 में आई थी, आई थी और उसमें अनुसूचित जाति को पूरी तरह धर्म से अलग कर देना चाहिए, उन्हें अनुसूचियों की तरह धर्म तटस्थ बनाना चाहिए। उसके बाद इसने इस्लाम धर्म और धर्म अपनाने के दलितों को दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। किस बारे में, क्या रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं जो 355 आर्टिकल अभी सुर्खियों में रहा है, 355 आर्टिकल। इसमें देख ले 355 संविधान के भाग 352 से 360 तक दिया गया है। और दिया गया इसके जो होता है, इसमें आपातकालीन नीति प्रावधानों संबंधित एक हिस्सा है। और 355 अनुसार क्या कहा गया, जो संघ का कर्तव्य होगा कि वह अपनी बाहरी आक्रमण और आंतरिक शक्ति से पहले राज्य की रक्षा करें। और संघ का कर्तव्य है कि भारत की राज्य सरकार अपने उपबंधों के बारे में उपबंध के अनुसार चलाना जाना चाहिए। पैदल चलने का राइट टू वॉक,
राइट टू वॉक। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को पंजाब जो है पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे नए क्वेश्चन है, ये नोटेड है। यह अधिकार जो NHAI सहित सड़क स्वामित्व करने वाली एजेंसियों को सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करने की अनिवार्यता है। तो यहाँ पे जो ये भी आर्टिकल है तो ये नोटेड है। थैंक यू दोस्तों।